बस मैं आप सबको सूचित कर रही हूँ, मैंने तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी है। अच्छा आपने, जी थैंक यू सो मच। पता नहीं अभी कुछ लोग और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाएगा। वो पर जो डॉक्टर भी है, सोमदत्त है हमारी तरफ से, वो नहीं जुड़ पा रहे। डॉक्टर सोमदत्त कौन नहीं जुड़ काशीनाथ का पा रहा? आया है, डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ हमारी तरफ से वो हाँ, प्रयास वो कर रहे जुड़े क्या उन्होंने कहा था। हैं। शारदा जी यहाँ जुड़ पर गई हमारी तरफ से। जी जी तो, और सुषमा जी हैं वो भी नहीं जुड़ पा रही, पर उन्होंने कोशिश की है, पर मैं देखती हूँ अगर वो फिर दोबारा से आएंगे तो अभी देख लेते हैं। ज्वाइंट 11 मैसेज, कई बार बस यही हो जाता है। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। अगर म्यूट कर लेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आवाज भी काफी क्लियर रहेगी। आदरणीय अतिथिगण, विद्वान, साहित्य प्रेमियों और नागरी लिपि परिषद के सभी जुड़े साथियों को सादर नमस्कार और अभिनंदन। आज की यह गोष्ठी केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के उस धागे को मजबूत करने का प्रयास है जो हमें विश्व के कोने कोने से जोड़ता है। हम सभी यहाँ इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, भाषा पठन पाठन की समस्याएं और समाधान। और क्योंकि प्रवासी होने के कारण यहाँ पर कुछ दूसरी तरह की भी समस्याएं हम अनुभव करते हैं, जिसके विषय में आज हमारे आमंत्रित जो अतिथिगण हैं, जो हमारे आमंत्रित वक्ता हैं, वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो हमारे साथ जो जुड़ी हुई यहाँ जितनी भी विभूतियां हैं, वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड से हैं, चाहे वो मॉरिशस से हैं, सिंगापुर से हैं, वो सब बहुत जाने पहचाने साहित्यकार हैं और किसी ना किसी रूप में हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो बात मैं कर रही थी कि हम प्रवासी हैं, और प्रवासी होने के कारण हमारी जो मातृभाषा हिंदी से ही है, हमारी पहचान भी उसी से है। तो परदेश में रहते हुए हमारी यह हिंदी के प्रति एक धरोहर के रूप में आगे ले जाना इस भाषा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इससे जुड़ी रहें। पर कठिनाइयां बहुत आती हैं क्योंकि बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, बाहर का वातावरण भी अंग्रेजी का है या वहां की भाषा का ज्यादा महत्व है यहाँ पर। इसमें हिंदी को सहेजना, उनको भाषा सिखाना और उन्हें फिर अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ना, यह बहुत महत्वपूर्ण भी है और कहीं थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। यही कारण है कि आज हम इस विषय पर अपनी परिचर्चा रख रहे हैं, क्योंकि यह हमारे समय की मांग भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूंगी नागरी वंदना के साथ। और नागरी वंदना जो है वो करेंगी रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती मुक्ता कौशिक जी। तो श्रीमती मुक्ता कौशिक जी को मैं सब 2 शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। विचारों का उत्सव, भाषा का मान, विचारों का उत्सव, भाषा का मान, आपसे बढ़ेगा इस मंच का ज्ञान, इस मंच का ज्ञान। कृपया मंच पर पधारें, आदर सहित आपकी वाणी करेगी सबको हृदय स्पंदित। आपका स्वागत है, आदरणीय श्रीमती मुक्ता कौशिक जी।
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मंच पर आसीत आदरणीय डॉक्टर हरि सिपाल जी एवं समस्त विद्वत जन को मैं सादर प्रणाम करते हुए नागरी वंदना आपके समक्ष। देवनागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी। देवनागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी। विश्व की लिपियों में है श्रेष्ठ नागरी। विश्व की लिपियों में है श्रेष्ठ नागरी। देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है। देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है। भारत की अनेक भाषाओं की नागरी लिपि। भारत की अनेक भाषाओं की नागरी लिपि। हम देशवासियों के लिए नागरी लिपि। हम देशवासियों के लिए नागरी लिपि एक रक्षा कवच है हमारी नागरी लिपि। एक रक्षा कवच है हमारी नागरी लिपि। बहुत सहज और सरल है ये नागरी लिपि। बहुत सहज और सरल है नागरी लिपि। अनेकों चिन्ह से संपन्न है नागरी लिपि। अनेकों चिन्हों से संपन्न है नागरी लिपि। देवनागरी लिपि में मुद्रण टंकन की सुविधा। देवनागरी लिपि में मुद्रण टंकन की सुविधा। यही विशेषता है हमारी नागरी लिपि। यही विशेषता है हमारी नागरी लिपि। देवनागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी। विश्व की समस्त लिपियों में श्रेष्ठ नागरी। विश्व की समस्त लिपियों में श्रेष्ठ नागरी। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो नागरी वंदना के पश्चात मुझे पता है आज हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारे महामंत्री हैं श्री हरिपाल सिंह जी, वो आज बहुत व्यस्त हैं और वैसे जुड़े हुए हैं हमसे। तो उन्होंने ये कहा था कि शायद वो जुड़े रहें, पर फिर भी मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी सिर्फ पढ़ने लिखने की चीज नहीं है, यह हमारे मान की भाषा है। और यह मान उनके शब्दों में, उनकी भाषा में और जिस तरह का आयोजन वो करते हैं, वह हमेशा सुशोभित रहता है। वह हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उनको मैं दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय महामंत्री जी को। शब्दों के साधक, विचारों के पथिक। शब्दों के साधक, विचारों के पथिक। ज्ञान की ज्योति से जगमग है जो दीपक। ज्ञान की ज्योति से जगमग है जो दीपक। आमंत्रित करते हैं हम विनम्र प्रणाम सहित डॉक्टर हरिपाल सिंह जी। आप आए मंच पर और मंच को गरिमामय करें। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं अब रास्ते में हूँ, घर से बाहर निकल चुका हूँ जिस कार्यक्रम में जाना है और मेरी ज्यादा आज भूमिका भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रवासी नागरिक विशेषज्ञ हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, वो अपना प्रकाश डालेंगे क्या क्या समस्या है। लेकिन नागरी लिपि परिषद का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण आयोजन में जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरी लिपि परिषद ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विधिवत रूप से 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 अप्रैल 1975 को इसका पंजीकरण हुआ था भारत सरकार से और 17 अगस्त 1975 को इसका उद्घाटन समारोह था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति और कार्यकारी राष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती जी ने किया था और भारत सरकार के 4-5 केंद्रीय मंत्री थे उसमें आए थे। और ये इसका जो गठन हुआ वो इस रूप में हुआ कि 23 और 24 फरवरी 1974 को
वर्धा में, जहाँ पर आचार्य विनोबा भावे रहते थे, उनका जो आश्रम था पवनार आश्रम, उसमें बैठक बुलाई थी गांधी स्मारक निधि की। और उसमें विनोबा जी ने कहा था कि भाषा के नाम पर विभेद हो सकता है, भाषा के नाम पर विवाद हो सकता है, लेकिन यदि हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नागरी लिपि के लिए प्रयास करना चाहिए। उनका कहना यह था कि जैसे हमारी अपनी लिपि है, तमिल, तेलुगु, मलयालम या असमी, जो भी हमारी लिपि है वो हमारी सुरक्षित रहे, उसके साथ साथ हम नागरी लिपि को और सीख लें, नागरी लिपि को और अंगीकार कर लें। जैसे हमने रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है, उसको हमने अंगीकार कर लिया है। तो नागरी लिपि को अंगीकार करने में किसी को असुविधा यूं नहीं होनी चाहिए कि एक ऐसी ये वैज्ञानिक लिपि है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा गया है उसी रूप में वो बोला जाएगा। मतलब इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, कोई इसमें छुपे हुए सीडो मतलब वर्ड्स नहीं है जो कहें कि कोई ऐसे वर्ण हो कि जिनको छुपाना पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, जैसे कि रोमन में है, उस तरह का नागरी लिपि में नहीं है। और जितनी अन्य बोली भाषाएं भारतवर्ष की उनकी भी मतलब स्थिति यह है कि अगर वो नागरी लिपि को अंगीकार कर लेंगी तो उसके माध्यम से क्या है कि उनका साहित्य, चाहे वो लोक साहित्य के रूप में है, चाहे वो अभिजात साहित्य के रूप में है, वो पूरे देशवासियों के सामने आएगा, हिंदी भाषियों के सामने आएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 में से 12 भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है, जिसमें आपकी डोगरी है, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी और मराठी, कोंकणी, संथाली, मैथिली और आपका नेपाली, ये और बोडो, ये भाषाएं जो है 12 भाषाएं नागरी लिपि की में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 175 भाषाएं और नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा की हरियाणवी है, मेवाती है, देशवाली है, हीरवाटी है, या राजस्थान की मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ढूंढानी है, शेखावटी है, या छत्तीसगढ़ की हो है, और जो अन्य जो बैगा वाली बोली भाषाएं और अन्य बहुत सी भाषाएं, छत्तीसगढ़ में तो 36 से ज्यादा बोली भाषाएं उनको नागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो इस रूप में नागरी लिपि का एक बड़ा परिवार है, और ये परिवार ऐसा है कि इसको जुड़ाए रखने के लिए, एक दूसरे से तादात्म्य बनाए रखने के लिए जरूर होता है कि हम एक लिपि को स्वीकार कर लें। जैसे हमने रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया है, पूर्वोत्तर में भारत में क्या हुआ है कि वहां हम लोग गए नहीं, मतलब शुरू में नहीं गए, लोगों ने प्रयास नहीं किया, तो वहां की जो लोग बोली भाषाएं थी वहां रोमन लिपि में लिखी जा रही है, जबकि रोमन लिपि इस रूप में सटीक ध्वन्यांकन नहीं कर सकती जितना कि नागरी लिपि कर सकती है। तो ये नागरी लिपि परिषद का कार्य रहा, और नागरी लिपि परिषद के जो महापुरुष थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो सब जो है उन्होंने नागरी लिपि को के प्रचार प्रसार के लिए अपना तन मन धन से जुट गए और आज तक जुड़े हुए हैं। आज 50 वर्ष का हमने सफर पूरा कर लिया है, और नागरी लिपि परिषद ने विभिन्न बोली भाषाओं को नागरी लिपि परिषद के माध्यम से सीखने के लिए प्राइमर तैयार की है, प्रवेशिकाएं तैयार की हैं। जैसे भाषा इंडोनेशिया है, भाषा रशियन है, भाषा चाइनीज है, जापानी है, इतालवी है, सिंगली है, अरबी है, फारसी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम है। इन भाषाओं की हमने प्राइमर तैयार की है। आचार्य विनोबा भावे 12 से ज्यादा भाषाओं को के ज्ञाता थे। उनका कहना यह था कि उन्होंने ये सब बोली भाषाएं हैं देश विदेश की, और नागरी लिपि परिषद के माध्यम से, नागरी लिपि के माध्यम से सीखी है, और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं भी जब नागरी लिपि परिषद के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो अरुणाचल में हो, मणिपुर में हो, या नागालैंड, मेघालय में हो, या तमिलनाडु या पुदुचेरी में हो, हम लोग भी ये कोशिश ये करते हैं कि वहाँ की बोली भाषा को हम शुरू में 4-6 जो वाक्य है वो हम नागरी लिपि में लिख लेते हैं, वहाँ सुना देते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, जिनको तो हमारी भाषा भी आती है, तो इस रूप में सही सही उसका उच्चारण किया जा सकता है। तो इस रूप में हमारे अब वैश्विक स्तर पर नागरी लिपि परिषद पहुंच चुकी है। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी ने हमारे ऑस्ट्रेलिया की जो इकाई है उसका कार्यभार संभाला है और बड़े सक्रियता से इसको निभाया है। अभी 1 महीने पहले ही हम लगभग एक और गोष्ठी, वो काव्य गोष्ठी थी, उसको हम कर चुके हैं, और ये दूसरी गोष्ठी इन्होंने आयोजित की है। इससे पहले हमने नीदरलैंड से की थी, जिसमें जर्मनी है, इंग्लैंड है और अमेरिका है, मॉरिशस है। इसके लोग 7 देशों के लोग जुड़े थे, और आज भी 6-7 देशों के लोग जुड़े हुए हैं।
ये हमारे लिए सुखद आनंद की बात है कि नागरी लिपि परिषद का जो कार्य है वो देश देशांतर में पहुंच रहा है। अभी तक हम सिर्फ भारत तक सीमित थे, अब ये भारत से बाहर भी है। मित्रों, पठन पाठन की बात है, आज का विषय पठन पाठन का है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप लोग बैठे हैं या न्यूजीलैंड बैठे हैं, निश्चित रूप से वहां पर ज्यादा दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर जो भाषा है वहाँ अंग्रेजी है, रोमन लिपि में लिखी हुई। तो वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो सब सिर्फ उसी को जानते हैं और दूसरी भाषाओं को नहीं जानते। और उनके सामने अगर नागरी लिपि में ना हिंदी को पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अक्षर पहचानने लगेंगे तो उसमें फिर वो समस्या का समाधान उनका हो जाता है। और इसमें हमारा मीडिया, खासतौर से जो हिंदी फिल्में हैं, हमारी जो टेलीविजन है और दूसरे धारावाहिक है, उसमें बहुत मदद करते हैं। तो यदि एक बार आपने बच्चों में ये ललक डाल दी कि अगर भारतीय संस्कृति को जानना है तो उसके लिए हमें नागरी लिपि को जानना बहुत जरूरी है, तो वो बच्चे फिर बड़े प्यार के साथ, उत्साह के साथ इसको सीखेंगे। और हमारा इस तरह का अनुभव अमेरिका का भी है, हमारा कनाडा का भी है, हमारा ब्रिटेन का भी है, और मॉरिशस के कई विद्वान हमारे आप कहते हैं कि नागरी लिपि परिषद ने अब भारत से बाहर कदम बढ़ा दिया है। और उसमें आज जो विद्वान हमारे जुड़े हैं, नाइजीरिया से शशि महाजन जी जुड़ी हुई हैं, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हैं, सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, और मेलबर्न और सिडनी से भी सब नागरी विद्वान जुड़े हुए हैं। इनकी बातों से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा, और इनके जो सुझाव होंगे, इनके जो निष्कर्ष होंगे, उसको हम अपनाएंगे और अपना करके उसको और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम सीधे भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार जो तैयार करती है मानक वर्तनी नागरी लिपि और हिंदी की, उसमें हम लोग सहयोगी हैं नागरी लिपि परिषद के रूप में। वहां तक बात पहुंचेगी और धीरे धीरे सब पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हमसे समझौता ज्ञापन करके वो नागरी लिपि का पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं कि जो बच्चे नागरी लिपि में लिखें, चाहे वो गोवा के हैं, चाहे तमिलनाडु के हैं या अन्य जगह के हैं, तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे आगे उनके नौकरी में काम आ सके। तो इस तरह का भी प्रयास जारी है। तो आप लोग भी, जो आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, आप सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, मॉरिशस से जुड़े हुए, आप लोग भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं और नागरी लिपि परिषद इसमें सहयोग आपके लिए करेगी। तो पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ आपको शुभकामना देता हूं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा, और हम इसमें जो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें हमें और भी हमारा जो है प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इतनी सुंदर बात कही डॉक्टर हरिपाल सिंह जी ने कि अगर हम यह बीज बचपन से ही कहीं बो देंगे तो क्यों नहीं हम यह धरोहर आगे लेकर जाएंगे। और साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, उसको आगे बढ़ाने में भी लगी हुई हैं। बहुत सुंदर। तो मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आमंत्रित करना चाहूंगी। वैसे तो ये है कि मैं हर एक के विषय में अगर कहना चाहूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो मैं अभी परिचय ज्यादा नहीं देना चाहूंगी। पर इससे पहले आप लोगों को एक निवेदन और करना चाहूंगी, क्योंकि ये जूम मीटिंग है तो 40 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा हमारा कार्यक्रम। पर इसी लिंक से आप जुड़े रहिए, मतलब आप आउट होंगे और फिर इसी लिंक से दोबारा से जुड़ जाएंगे, फिर 40 मिनट हमें मिल जाएंगे, फिर 40 मिनट मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तो अब मैं अगले जो हमारे आमंत्रित वक्ता हैं यहाँ पर, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, मेलबर्न से ही जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है आदरणीय हरिहर झा। और इनकी पहचान की वैसे जरूरत नहीं है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर मैं इनके विषय में बताना चाहूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर मैं सब 2 पंक्तियों के साथ इनको आमंत्रित करना चाहूंगी। सरल भाषा के सहज प्रवाह, जिनसे मिलती है हिंदी को राह, मंच पर आइए आदरणीय हरिहर झा जी, ससम्मान। आपके शब्दों से होगा हिंदी का गान, आपके शब्दों से होगा हिंदी का गान। आइए, मंच आपका है आदरणीय हरिहर झा जी। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी इस परिचय के लिए। तो मैं सीधे अपने वक्तव्य पर आता हूं।
लिपि के पठन पाठन की जो समस्या है उसकी एक समस्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने देखा कि 1960s के दशक में भाषा शास्त्रियों ने ये कहा कि बालक जो है वो पहले शब्द सीखता है और बाद में वो वर्ण पर आता है। तो उन्होंने कहा कि बालकों को ये क ख ग मत सिखाइए, पहले उनको शब्द सिखाइए, वो सीधा शब्द कैसे लिखेगा वो जल्दी सीख लेगा और बाद में वर्ण। हुआ ये कि और वर्ण सिखाने की बल्कि जरूरत ही नहीं है, ये हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कहा। लेकिन इसका मैंने भारत में देखा कि इसका गलत प्रभाव ये देखा कि बच्चों को क ख ग घ आता ही नहीं है। वो कमल खरगोश हर चीजें लिख देंगे, वाक्य लिख देंगे, लेकिन उनको क ख ग घ लिखना आता ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इसकी लिपि की जो वैज्ञानिकता है उससे तो हम सभी परिचित हैं। क के बाद ख क्यों आता है या क वर्ग के बाद च वर्ग क्यों आता है, इसकी जो वैज्ञानिकता है उससे हम सभी परिचित हैं। तो आने वाली पीढ़ियों में मैंने देखा कि उन्हें क ख ग घ, हाँ ये आप क्या बोलते हैं क ख ग घ, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो जिनको हिंदी की वर्णमाला, ये देवनागरी की वर्णमाला भी ज्ञात नहीं है, तो हम इसकी वैज्ञानिकता से जो है वो हम वंचित रह जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप हिंदी पढ़ाएं तो क ख ग घ पढ़ाना उनको बिल्कुल अनिवार्य हो, भले आप पहले ही पढ़ा दीजिए, वो तो उससे कम उनको वर्णमाला का ज्ञान रहेगा। तो इसके बाद में मैं हिंदी और देवनागरी मतलब मिला जुलाकर जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं पद्य के रूप में रखूंगा। ये समय हिंदी की वंदना का नहीं है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि जब हमारी माँ बीमार हो या उनके साथ कोई समस्या हो तो हमें ये जानना चाहिए कि समस्या क्या है, या बीमारी है तो डॉक्टर के पास ले जाए, या समस्या क्या है। तो मैं ये मानता हूं कि समस्या को पहले सुलझाइए, ये पहली बात है, और वंदना बाद में। तो मैंने हर समस्या को पद्य में 2 लाइनों में लिखा है। तो पहली समस्या है, हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, और कारण उसका देवनागरी है। हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, ऊंचा सिर अपना रखवाती, पर स्टेटस सिंबल इंग्लिश के आगे जाहिल कहलाती। समस्या दूसरी, कविता लेख कहानी अच्छी, ग्राहक को ही पटा न पाती, हिंदी दिवस मनाने डस्टर लेकर धूल उड़ाई जाती। इसके बाद समस्या नंबर 3, सृजनात्मक साहित्य बड़ा है, प्रयोजन मूलक नहीं पाती, अर्थशास्त्र विज्ञान में देखा, ढूंढा मिले दिया न बाती। अर्थशास्त्र विज्ञान में देखा, ढूंढा मिले दिया न बाती। नेक्स्ट, मीत है बाजार की हिंदी, एडवर्टाइजमेंट बहुत लेकर के आती है, क्योंकि कॉमन मैन से अगर आपको कांटेक्ट रखना है तो वह हिंदी ही काम आती है। मीत है बाजार की हिंदी, व्यापार बड़ा लेकर आती, विदेश में फहराए झंडा, घर में कच्ची गोली खाती। भारत में ही कच्ची गोली खाती। नेक्स्ट, 61 करोड़ घर में बोले, फिर भी क्यों जीबान हकलाती। ये स्टैटिस्टिक्स है, 61 करोड़ घर में बोले, फिर भी क्यों जीबान हकलाती, माँ की लोरी कद्र ना मिले, दासी बन बेचारी गाती। माँ की लोरी कद्र ना मिले, दासी बन बेचारी जाती। धन्यवाद। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिहर झा जी, आपने कितनी सुंदर बात कही है। मतलब आप सबसे पहले तो यही बात कह रहे हैं कि माँ अगर बीमार हो तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। फिर आप बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा जो है वो वैज्ञानिक है, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है, पर फिर ऊंचा सर क्यों नहीं रख पाते, क्यों अंग्रेजी के सामने अपना सर झुकाते। फिर आप कह रहे हैं कि मीत है बाजार की, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, पर फिर भी
आगे की मैं पंक्तियां लेना चाहूंगी कि मतलब वैसे तो व्यापार बढ़ा लाती और 61 करोड़ घर में बोले जाने वाली फिर भी जुबान है क्यों लड़खड़ाती, फिर भी जुबान है क्यों लड़खड़ाती। तो आपने तो मतलब अपनी कविता में पूरा ऐसे हिंदी के का सारांश दे दिया। तो यह वास्तव में ही सोचने का विषय है कि क्या है और क्यों इस तरह से है। और प्रवासी होने के कारण यह हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम और इसके विषय में जानें और समाधान खोजें, ताकि सिर्फ बातों तक ना रह जाएं, बल्कि समाधान हमारे कंक्रीट रूप में, व्यापक रूप में, जहां हम इनको आगे बढ़ा सकें। तो आपका बहुत बहुत आभार हरिहर झा जी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं आदरणीय रूपा जी। रूपा जी क्योंकि वहां पर बहुत समय हो गया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अभी काफी समय हो चुका है, पर वहां और भी 2 घंटे आगे हैं। तो मैं उनको मतलब ये इनके मतलब ऑकलैंड में इनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता। हिंदी की ये पताका इस तरह से लेकर चलती है कि बताइए हिंदी का ही रूप है, जैसे जहां हिंदी है वहां रूपा जी हैं, चाहे कोई कार्यक्रम हो या कुछ भी हो। तो मैं बहुत आभार के साथ इनको बुलाना चाहूंगी कि ये जुड़ी हैं। और सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी इनके बारे में। रचनाओं में रंग और भाव समाये, प्रवासी धरती पर हिंदी को सजाए। रचनाओं में रंग और भाव समाये, प्रवासी धरती पर हिंदी को सजाए। रूपा जी आप मंच पर पधारें, हिंदी की मिठास सब में उतारें, हिंदी की मिठास सब में उतारें। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी उपस्थित हस्तियां हैं, कितने कितने बड़े हमारे साथी सामने हैं, उनके सामने तो मैं अपने आप को बिल्कुल तुच्छ पा रही हूँ, लेकिन मेरा प्यार और प्रणाम स्वीकार कीजिए। इन्होंने जो अभी बात कही है डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा, उसके ऊपर एक शेर है कि मिल ही जाएगा कोई ना कोई चाहने वाला, मिल ही जाएगा कोई ना कोई चाहने वाला, सारा का सारा शहर बेवफा हो नहीं सकता, कोई ना कोई इंसान तो मिल ही जाएगा। और मुझे न्यूज़ीलैंड में रहते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। मैं बॉम्बे से आई हूँ, जब उस समय बॉम्बे था वो। तो उस समय मैं वहाँ पर प्रोफ़ेसर थी, खालसा कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी। यहाँ आकर मैंने नौकरी कर ली, यानी कि तराना में रेडियो में कर ली। उसके बाद हमने स्कूल शुरू कर दिया था भारतीय मंदिर में, और तब से लेकर आज तक मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं हिंदी पढ़ाती रहूँ, पढ़ाती रहूँ, पढ़ाती रहूँ। और जैसे इन्होंने कहा कि एक दुविधा है, सबसे पहले दुविधा बताई कि बोलना क, ख, ग पहले बोलो और बोलना बाद में शुरू करो। हिंदी के कवल, खरगोश वगैरह सब आ जाते हैं। मैं इतने सालों से यही प्रयास करती रही कि इनको थोड़ा-सा लिखना ही आ जाए, कुछ ना कुछ करना ही आ जाए। लेकिन इस प्रयास में मैं बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं पाई। हाँ, स्कूल चलाते हुए मुझे 25 साल ज़रूर हो गए हैं, और यहाँ पर उसी मुझे देखा-देखी काफ़ी सारे छोटे-छोटे स्कूल हिंदी के खुल गए हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हाँ, हिंदी बहुत प्रचलित हो रही है। और जो हमारी स्विता जी हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत साल काम किया है। यहाँ पर डे 1 से जब से आई हैं, तो उन्होंने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो स बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन मुझे ना 2-4 दुविधाएँ लगती हैं, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें हम जैसा मोल्ड करते हैं, वो हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो माँ-बाप आते हैं, वो अपने काम में, अपने घरों में पैसा कमाने में, यहाँ पर रहने के लिए इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों के लिए वक़्त ही नहीं मिलता। और फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, वो इस दुविधा से लड़ते हैं कि हम भारत में तो हिंदी में बात करते थे, यहाँ पर आके हमें आते ही इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और यहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चों को इतना डाँटते थे कि हिंदी में बात करना बिल्कुल बंद, इंग्लिश में बात करो ताकि तुम लोग अपना, माफ़ कीजिएगा फ़ोन टिंग-टिंग कर रहे हैं, ताकि तुम लोग यहाँ के काबिल हो जाओ। देखिए स्कूल में जब जाते हैं, स्कूल में 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना रहते हैं, एवरी डे जाते हैं। स्कूल में इंग्लिश में बात करते-करते आ ही जाती है। कहते हैं करत करत अभ्यास
होत सुजान। लेकिन जब हमारे पास हफ्ते में 1 बार आते हैं, तो वो हिंदी टोटली भूल चुके होते हैं। और इसमें मैं बच्चों का तो कसूर कभी नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है। दरअसल माँ-बाप कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। हाँ, लेकर आते हैं, शायद वो हमारे पास 3-4 घंटे छोड़ के जाते हैं, तब तक अपनी ग्रॉसरी वगैरह पिक कर लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर अगर वो 1 दिन भी लगाएँ, 2 घंटे भी दिन में लगाएँ या 1 घंटा भी लगाएँ या हफ्ते में 2 दिन ही लगा लें, तो शायद मेरे ख़्याल से हिंदी का प्रचार तो बहुत ही अच्छी तरह से हो सकेगा। मैं खाली आप लोगों की राय सुनना चाहूँगी कि आप लोग क्या कहते हो इस बारे में, ताकि मैं भी कुछ इनिशिएटिव लूँ और आगे प्रचार कर सकूँ इसका। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। वाकई में ये बात सही है कि जब तक माँ-बाप जो है वह बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो हिंदी को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और हमने एक यहाँ बीड़ा उठाया है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे घरों में जितने भी हैं, सब माँ-बाप जो हैं वो बच्चों से ये हिंदी में ही बात करवाते हैं और हिंदी में ही। हमारे घर में हम बच्चों को अंग्रेजी नहीं बोलने देते। हर वक्त उनको टोकते हैं कि आपको हिंदी में बात करनी है। जब 2 भाषाएं होंगी तो आपके दिमाग जो है आपका वो अधिक पनपेगा, बढ़ेगा और आप बुद्धिमान अधिक होंगे। तो ऐसा चल रहा है कार्यक्रम। तो बिल्कुल, आशा है जितनी कि भाषाएँ आती हों तो मुझे लगता है दिमाग जो उतना ज़्यादा ही काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टडी भी यही है। मुझे आशा है कि ये जो कार्यक्रम है हमारे हम जो आपस में जो जितने भी हमारे बच्चे हैं, मतलब क्योंकि बच्चों के बच्चे हम लोग अब जो है इस उम्र में आ चुके हैं जहाँ हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, हमारे पोता पोती नाती नाती, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों से कहें कि वो अपने बच्चों को हिंदी में ही बात करने के लिए बोलें और हिंदी ही उन्हें सिखाएं। तो वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने हिंदी में नहीं किया वो। सुनीता जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा पहले जी, बोल लूं। बिल्कुल, मैं आप ही को आमंत्रित करने वाली थी सुषमा जी, और 2 पंक्तियों के साथ बस आपको मैं बुलाती हूँ। तो अभी इतनी अच्छी बात चल रही है और मैं बीच में नहीं वैसे नहीं, ही आ रही बिल्कुल हूँ और आप वैसे कंटिन्यू कर सकती थी, पर मुझे ये लगा कि एक बार मैं आपको अच्छी तरह से आमंत्रित कर लेती हूँ, फिर हम आपके विचार अच्छी तरह से सुनते हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद रूपा जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल रूप में जो हिंदी के प्रति समस्याएँ हैं प्रवासी होने के कारण, उनको आपने रखा है कि मतलब माता-पिता छोड़ जाते हैं हिंदी क्लासेस के लिए, पर ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं। हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम और भी ज़्यादा करने पड़ेंगे जहाँ से कि वो हिंदी के प्रति जुड़ाव बच्चे भी और माता-पिता भी महसूस करें। जी, ये नहीं कि बिल्कुल सब मुझे उनका माफ़ कीजिएगा। उत्तरदायित्व ये है कि आए और छोड़ गए। तो जी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आप सबको किसी किसी को भी हर्ट किया हो या अनुचित कह दिया नहीं, हो। नहीं, इसमें हर्ट करने की बात नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल मुद्दा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कही। मैं 2 पंक्तियों के साथ सुषमा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। हिंदी जिनकी सांसों में है बसी, अभी हम सुन ही रहे थे आपकी बात। हिंदी जिनकी सांसों में है बसी, मधुर वाणी जिनसे है रची। सुषमा जी, आपका स्नेहिल आमंत्रण, मंच पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, मंच आपका है। आपके विचार, आइए। सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि मैं हिंदी की इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है हिंदी का। पर हाँ, हिंदी भाषा मेरी मातृभाषा है, तो मैंने इसे हर तरह से अपने आप में संवारना और संभालना चाहा है। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपनी हिंदी को अग्रसर 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 लेती जाऊं। और जितने भी व्यक्ति मेरे संपर्क
हाँ नमस्कार सर। सर मैंने तब तक की तो रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उनकी लिंक ख़त्म हो गई थी और अब दोबारा मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही। हाँ अब इसी पे ही मैं, हाँ इसी पे मैं जुड़ रही हूँ तो जुड़ नहीं पा रही। तो तब एक, हाँ 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 सर। तो हाँ तो मैंने ना तब तक की तो रिकॉर्डिंग कर ली है ना सर। मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ। ओके सर, फिर भी मैं ट्राई करती रहूँगी, अगर मैं जुड़ जाती हूँ तो दोबारा रिकॉर्डिंग। ओके सर।
क्या कह रहे थे? प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आपका? हाँ। अच्छा, प्रोग्राम में बैठी हो क्या? कल मैं गई थी ना मम्मी के पास, तब देख लिए थे अपना फोटो, पापा ने मम्मी। अच्छा गए भाईजान? भाईजान मोहित भाईजान। गए। चलो बढ़िया। और जिया जी इनॉग्रेशन में? हाँ वो जाएंगे, अभी गए नहीं है, 4 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी आज बाल संसद की भी है, इससे पहले नागरी लिपि की चल रही थी, 3 बजे से बाल संसद की है। फिर एक यहाँ पे ब्राह्मण समाज है ना, तो आज तुलसी जयंती के अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम रखा, तो वहाँ पर भी सुंदरकांड है, फिर प्रवचन है, उसके बाद चल बढ़िया है। फिर पेश करना रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट पेश करना आप। आज ठीक है, आज उल्लू दोनों पसंद आ जाए तो अपन हम आगे बढ़ एकदम जाए। जोड़े बैठे क्रॉस फिंगर कर, हमारा दिमाग फुल टाइम वही चल रहा है जैसे। आज बुलबुल जी कह रही कि नीचे नहीं आ गई आज वो लग रहा है कुछ ही होती। हाँ कुछ छोटे बहन भैया को बढ़िया रोल निभा देता है, वो बेटा ऐसे इन्फॉर्मेशन इधर पास कर देते हैं और निकलवा भी लेते हैं बहन भैया के अंदर का है। हाँ, अब ऐसे जैसे मोहित को छोटे बहन भैया या बाकी कोई वैसा नहीं है ना रहे वालों साथ में, तो कुछ ही आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ ही कहीं ना कहीं अंदर तक है ना भाई चाहिए, भाई मैंने फील करा, तो वाकई वो कंप्लीट हो जाते हैं वो वाली वो फीलिंग। छोटी थी ना जब। हाँ वो तो छोटी मम्मी बता थी, रही थी उसके कि वो क्लास तेज में रोता थी हैं? मम्मी बता रही थी मैं, मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी वो उसको ऐसा लगता है जैसे एक भाई चाहिए, मतलब तो है ना वो, मतलब कछू भी एक चित्ती भर भी मेरे से शेयरिंग नहीं होती थी, बस मैं बैठ के उसके साथ सुबह चाय पीती थी, क्योंकि वो जाती थी तब मेरी सेकंड चाय का टाइम होता था, उसकी मेरी दोबारा बनाती थी मैं, मेड तो चली गई होती थी तब तक, तो उसका लंच पैक करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ उसके साथ, तो बस उतने टाइम जितनी बातें हो गई उतनी हो गई, या शाम की चाय साथ में पीता हूँ, बाद बाकी हर चीज़ शेयरिंग भैया से चलती थी बाद में। और फिर जब जे वाला मुद्दे चलो ना, तो धीरे धीरे बेटा से इतना इन्फॉर्मेशन पास कर आ जाती थी मेरे पास ऐसे वैसे तो टाइम ही नहीं देते हो तो आपके पास। हाँ, अब माई से ही ज्यादा शेयर करती है, इससे कुछ प्रॉब्लम हो उसको या कभी उसका दिमाग खराब हो रहा हो, तो हम लोगों से तो हंसती मुस्कुराती बात है कि से शेयर हाँ करेंगे। वो मैंने और
छोटी थी जब बोलती थी कि सबके पिट्टू से भाई निकला है, आपका पिट्टू इतना मोटा है कब निकलेगा। वही ना। चल आई होप कि आज सब कुछ बढ़िया होगा। हाँ देखते हैं। चलो ठीक है फिर, हैं? चलो ओके बाय। Recording in दीप जलाएं progress. आप, हिंदी के रंग सजाएं आप, आमंत्रित हैं आपकी वाणी का सुख, कृपया मंच पर आकर अपना वक्तव्य दें। उर्मिला जी आइए, मंच थैंक यू आपका है, सुनीता जी, आपका स्वागत थैंक यू। है जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। चलिए और बिल्कुल बहुत आती है। सारा थैंक्स।